हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 19 सितंबर 2020 के एमसीक्यूज हमारे पास रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ऑथोरिटी टू डिक्लेयर एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स एज माइनॉरिटी on the basis of language and religion. Second, the term minority is defined under Article 29 and 30 of the Constitution. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज डी, नाइदर वन नॉर टू। दोनों स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट इसलिए है बिकॉज करंटली अगर किसी को लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी डिक्लेयर करना है, मतलब कि टू डिक्लेयर माइनॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, so the authority lies with the state government, but to declare any minority on the basis of religion, the authority lies with the central government. सुप्रीम कोर्ट ने ये अपने रूलिंग में कहा है कि लैंग्वेज जो है इट कैन बी अ स्टेटस ऑफ माइनॉरिटी ऑन स्टेट वाइज बेसिस, बट रिलीजियन, अगर आपको रिलीजियन के बेसिस पे किसी को माइनॉरिटी स्टेटस देना है, दैट इट शुड बी टू दी पान इंडिया बेसिस, मतलब कि वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होनी चाहिए। तो फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट होगा। सेकंड जो है वो भी इनकरेक्ट है बिकॉज ये माइनॉरिटी टर्म जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन की नहीं गई है, राइट। आर्टिकल 29 एंड 30 के अंदर सिर्फ यही लिखा है, इट इज अ सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी विच हैज डिस्टिंक्ट कल्चर, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, मतलब कि यहां पे टर्म माइनॉरिटी यूज नहीं की गई, इसको डिफाइन नहीं किया गया है, सॉरी। तो आंसर होगा डी, नाइदर वन नॉर टू। सो आज के न्यूज़पेपर में आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मीडिया शुड नॉट टारगेट माइनॉरिटीज, इस वजह से ये न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, it has its origin in the Government of India Act 1935. Second, its advice to the Government of India is binding in nature. Third, it is required to be consulted by the government in matters relating to the appointment, transfer, promotion and disciplinary matters. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज सी, 1 एंड 3। फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो करेक्ट है, सेकंड इज इनकरेक्ट। अब देखिए यूपीएससी मतलब कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका ओरिजिन कहां पे है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, जिसके अंदर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो बनाया गया था अंडर दिस एक्ट। उसके अलावा प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन भी था और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी था। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। सेकेंड इज इनकरेक्ट बिकॉज यूपीएससी रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट और उनकी एडवाइस जो है, रिकमेंडेशंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज नॉट बाइंडिंग इन नेचर, राइट। तो सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है। थर्ड इज करेक्ट कि अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, प्रमोशन एंड डिसिप्लिनरी मैटर्स में यूपीएससी को गवर्नमेंट कंसल्ट करती है। सो आंसर इज सी, 1 एंड 3। अब ये पर्टिकुलरली जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो इस शो की वजह से है जहां पे यूपीएससी के खिलाफ कुछ क्रिटिसिज्म किया जाता था कि इसके अंदर रिसेंटली जो मुस्लिम कम्युनिटी से पास आउट कैंडिडेट्स बाहर हुए हैं, तो इस वजह से यूपीएससी के ऊपर ये आरोप लगाए जाते थे, इस वजह से ये न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग रेंजेस ऑफ हिमालयाज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। फर्स्ट, लद्दाख। सेकेंड, काराकोरम। थर्ड, पीर पंजाल एंड फोर्थ, जास्कर। तो चलिए देखते हैं करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। द करेक्ट ऑर्डर इज सी, 2 1 4 3। अब यहां पे आप मैप में देख सकते हैं कि सबसे ऊपर यहां पे है काराकोरम रेंज, फिर उसके नीचे है लद्दाख रेंज, राइट। सो दिस विल बी द फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, फिर उसके बाद है जास्कर माउंटेन्स एंड देन पीर पंजाल रेंज। सो द करेक्ट ऑर्डर इज 2 1 4 3। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो अभी इंडिया एंड चाइना के बीच में जो स्टैंड ऑफ चल रहा है, पर्टिकुलरली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे,
सो इस वजह से ये पूरा रीजन जो है वो न्यूज में रहता है। इससे रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट आप पॉलिटिकल या फिर जियोग्राफिकल एस्पेक्ट कवर कर सकते हैं, वो सारे एस्पेक्ट आपको कवर करने चाहिए, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट 103rd Constitutional Amendment Act? First, it inserted 2 articles in the Constitution. Second, it enables both center and state government to provide reservation to a section of society. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज सी, बोथ 1 and 2, दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब देखिए 103rd Constitutional Amendment Act जो है, इट डील्स विद द EWS रिजर्वेशन, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, राइट। सो सेंटर एंड स्टेट दोनों गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है कि किसी सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी दैट इज इकोनॉमिकली वीकर, इसको कौन से बेसिस पे आइडेंटिफाई किया जाता है, बेस्ड ऑन देयर एनुअल फैमिली इनकम। तो ये सेकंड जो है वो करेक्ट होगा। दूसरा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट है, बिकॉज इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट की वजह से आर्टिकल 15 एंड 16 को अमेंड किया गया, एंड इट इंसर्टेड 2 आर्टिकल्स, दैट इज आर्टिकल 15(6) एंड 16(6) इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट जो है वो भी करेक्ट है, आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। अब रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट जो है, उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन के लिए जो डिजिटल डिवाइड इंडिया के अंदर है प्रेजेंट, बिकॉज रिसेंटली नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन्होंने ये रिपोर्ट पब्लिश किया था, और उसके फाइंडिंग्स के अंदर ये देखने को मिला था कि इंडिया के अंदर काफ़ी सारे ऐसे एरियाज है जहाँ पे इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते आप। सो ऐसे एरियाज के अंदर बच्चे ऑनलाइन कैसे पढ़ेंगे? तो इस वजह से दिल्ली हाई कोर्ट जो है, उन्होंने ये गाइडलाइंस जाहिर की है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है या फिर डिसएडवांटेज ग्रुप है, ऐसे बच्चों को जो स्कूल्स है, इवन इफ दे आर प्राइवेट स्कूल और पब्लिक स्कूल, उनको ये गैजेट्स और फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि उनके अंदर ये ऐसे इंफीरियर सेंटिमेंट्स जो है वो क्रिएट ना हो। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट राइट टू एजुकेशन? फर्स्ट, right to education was made a fundamental right by way of constitutional amendment. Second, the government is obliged to ensure only about the admission of children belonging to the age group of 6 to 14 years. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज ए, 1 only। फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, सेकेंड इज इनकरेक्ट। अब देखिए राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है, उसके लिए पार्लियामेंट ने 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो पास किया था, जिसके अंदर ये राइट टू एजुकेशन जो है, इट वाज मेड अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A। सो बाय वे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये करेक्ट है। उसके अंदर ये प्रोविजन है कि द चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स, इनको एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड कराना। बट द गवर्नमेंट इज नॉट ओनली ऑब्लाइज्ड टू द एडमिशन, बट इट इज ऑल्सो ऑब्लाइज्ड टू द अटेंडेंस एंड कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। मतलब कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी जो है वो सिर्फ एडमिशन तक नहीं है, क्या वो बच्चे रेगुलरली स्कूल अटेंड करते हैं या नहीं, या फिर उनका एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो ठीक से कंप्लीट हुआ या नहीं, इसका रेगुलेशन और इसकी जिम्मेदारी भी किसके पास है? गवर्नमेंट के ऊपर होती है, राइट। सो यहाँ पे सिर्फ ओनली वर्ड लिखा है, इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है वो गलत होगा। आंसर इज ए, 1 only। सो ये दिल्ली हाई कोर्ट ने जो रिसेंटली रिकमेंडेशंस दी थी, उसके अंदर उन्होंने स्पेशली राइट टू एजुकेशन को मेंशन किया था, बिकॉज इफ द स्कूल्स आर नॉट प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज टू दी sections of society, that is EWS or disadvantaged groups, then it is violative to the right to education act। और उन्होंने ये भी मेंशन किया था, it is also violative to the article 14, 20 and 21 of the constitution। Question number 6, which of the following has authority to make preventive detention law for the maintenance of public order? First, parliament, सेकेंड, स्टेट लेजिस्लेचर। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। दोनों के पास ये अथॉरिटी है कि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ बना सकते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ का मतलब ये होता है कि इफ एनी पर्सन इज एलिज्ड दैट इट मे कमिट क्राइम,
तो ऐसे पर्सन को आप डिटेन कर सकते हैं बिफोर ही हैज कमिटेड द क्राइम। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है उसके अंदर दो टाइप के ऑथर सब्जेक्ट्स को बाइफरकेट किया गया है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जिसके अंदर सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसके ऊपर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर दोनों कानून बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड essential supply of essential goods and commodities, राइट। तो ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों कानून बना सकते हैं। और यहाँ पे पब्लिक ऑर्डर की बात की गई थी, इस वजह से आंसर होगा सी, बोथ 1 and 2। सो ये NSA जो है वो काफी न्यूज में रहता है, नेशनल सिक्योरिटीज एक्ट, एंड इट इज वन ऑफ द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। और उसी के साथ में जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो है वो भी न्यूज में है। एंड पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर के अंदर पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है वो न्यूज में रहता है। दीज आर दी ऑल प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, राइट टू स्ट्राइक is a fundamental right under Article 19 of Indian Constitution. Second, there are certain reasonable restrictions on right to strike mentioned in the Article 19 of Constitution. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज डी, नाइदर 1 nor 2। दोनों स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। अब देखिए, राइट टू स्ट्राइक जो है इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19। उसके अंदर राइट टू डेमोन्स्ट्रेट है एंड राइट टू पिकेटिंग भी है, बट आप फंडामेंटल राइट के अंदर स्ट्राइक पे नहीं जा सकते। राइट टू स्ट्राइक जो है उसको पर्टिकुलरली मेंशन किया गया है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, लेकिन उसके अंदर सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है कि कुछ कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए तभी जाके आप स्ट्राइक पे जा सकते हैं। और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इस वजह से गलत है बिकॉज आपको यहां पे पता चल जाएगा, यहां पे ये लिखा है कि आर्टिकल 19 में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, राइट। ओरिजिनल में रिस्ट्रिक्शंस कहां पे लिखे हैं? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। तो सेकंड इज आल्सो इनकरेक्ट, आंसर इज डी, नाइदर 1 nor 2। सो फार्मर्स जो है काफी सारी जगह पे, स्पेशली इन पंजाब एंड हरियाणा रीजन, दे कॉल फॉर भारत बंद ओवर द फार्मर्स बिल which were earlier presented as in the form of ordinances. Question number 8, which of the following statement is or are correct about Environment Pollution Control Authority EPCA के बारे में कौन सा statement correct है? First, it was constituted to protect and improve the quality of environment and to control environment pollution in India. Second, it was notified in 1998 by Environment Ministry under Environment Protection Act 1986। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ एक वर्ड जो है वो इनकरेक्ट है, दैट इज इंडिया, बिकॉज EPCA जिसके ऑब्जेक्टिव यहाँ पे करेक्ट है कि एनवायरमेंट के क्वालिटी को प्रोटेक्ट करना और उसको इंप्रूव करना और एनवायरमेंट पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करना, बट ओनली इन दी National Capital Region of Delhi. It was made only for the Delhi NCR, not for the India. तो फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट होगा। सेकंड जो है वो करेक्ट है। इसको पावर कहां से मिलते हैं? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में से, और 1998 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट जो है इन्होंने इस बॉडी को नोटिफाई किया था। इट इज द बॉडी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान in Delhi NCR to control air pollution. So सुप्रीम कोर्ट ने BS4 डीजल व्हीकल्स जो है उसके रजिस्ट्रेशन को अलाउ किया है। स्पेशली दिल्ली के अंदर आपको पता है कि EPCA जो है वो एनवायरमेंट पॉल्यूशन के जितने भी मैटर्स है उसको रेगुलेट करता है, तो इस वजह से ये आर्टिकल में EPCA को भी मेंशन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट इंडियाज कमिटमेंट towards renewable energy? First, India decided to reduce emission intensity of GDP. Second, PM Kusum Yojana scheme. Third, Atal Jyoti Yojana.
तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। तीनों स्टेप जो है दे आर करेक्ट एंड दे शोज इंडियाज कमिटमेंट टॉवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी। अब देखिए ये फर्स्ट जो है इट इज वन ऑफ द इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस ऑफ इंडिया अंडर पेरिस एग्रीमेंट 2015। देखिए एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी का मतलब क्या होता है कि जीडीपी के एक यूनिट में से कितना एमिशन होता है, राइट। मतलब कि अगर इसको रिड्यूस करना है तो जीडीपी इंक्रीज होगा लेकिन साथ में एमिशन जो है वो रिड्यूस होना चाहिए। सो ये इंडिया का कमिटमेंट है टू रिड्यूस एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी बाय 33 to 35% बाय द ईयर 2030 एज कंपेयर टू 2005 लेवल। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। सेकंड जो है वो भी करेक्ट है। पीएम कुसुम स्कीम जो है उस स्कीम के अंदर ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी एंड सोलर पावर को यूज करने के लिए प्रमोट किया जाता है, स्पेशली इन दी एग्रीकल्चर सेक्टर। सेकंड इज करेक्ट। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है, अटल ज्योति योजना। अटल ज्योति योजना पुट एम्फेसिस ऑन दी सोलर स्ट्रीट लाइट सिस्टम। जो स्ट्रीट लाइट्स है उसके अंदर सोलर सिस्टम को यूज करने के लिए ये स्कीम जो है वो बनाई गई है, जिसका फेज 2 जो है वो रिसेंटली लॉन्च किया गया। सो आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। पर्टिकुलरली राजस्थान के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी को लेके काफी सारे रिकमेंडेशंस आ रहे हैं। तो रिसेंटली एक कमिटी बनाई गई थी, उन्होंने एक रिपोर्ट प्रिपेयर किया। रिपोर्ट का नाम है ट्रांसफॉर्मिंग राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर एन अपॉर्चुनिटी टू पावर अ ग्रीन रिकवरी। और उसके अंदर ये मेंशन किया गया था कि राजस्थान को रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following statement is or are correct about member of parliament local area development scheme? First, as of now it is under the control of Ministry of Rural Development. Second, it was formulated in 1993 to enable MPs, that is member of parliaments, to recommend development works in their constituencies. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज इसको जब लॉन्च किया गया था उस टाइम पे ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग के अंडर में थी। एज ऑफ नाउ इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। 1994 से ये स्कीम जो है वो इस मिनिस्ट्री के अंडर ट्रांसफर की गई है। तो फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट होगा। सेकंड जो है वो करेक्ट है, 1993 में बनाई गई थी और जो मिनिस्ट्री ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है उनकी कंस्टिट्यूएंसी के अंदर डेवलपमेंट वर्क्स क्या होने चाहिए उसके लिए उनको फंड दिया जाता है इस स्कीम के अंदर। सो अवर आंसर इज बी, सेकंड ओनली। सो राज्यसभा ने ये बिल जो है वो पास कर दिया है टू रिड्यूस दी सैलरीज ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। एंड रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंसमेंट किया था कि ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है उसके फंड्स को 2 साल के लिए रिलीज नहीं किया जाएगा और उससे गवर्नमेंट अराउंड 8,000 करोड़ जो है वो बचाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 MCQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।